जोहार झारखंड। कल जेपीएससी का रिजल्ट आया और आने के बाद जो विद्यार्थी थे जो इसमें परीक्षा दिए थे उनके घर में खुशियों का माहौल है और यही खुशियों का माहौल आज हमें खींच के ले आया है कृष्णापुरी में, कृष्णा नगर, कृष्णा नगर में। और हमारे साथ हैं आप पूजा जी जो पूरे झारखंड में 6 रैंक पर हैं और हजारीबाग में रैंक 1 पर हुए आप। ठीक है, तो पहले आपको तो बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारा मतलब आपका चेहरे पर खुशी भी देख के लग रहा है कि बहुत खुश हैं आप। धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि कोई भी सक्सेस के पीछे एक स्टोरी होता है, कहानी होता है, और कहानी कुछ ऐसा होता है जो तोड़ देता है आदमी को। तो बड़ा सक्सेस तभी मिलता है जब कभी ना कभी आपको कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा हो। तो किन प्रकार का कठिनाइयों को आपको सामना करना पड़ा? जी। मेरे घर में एक पारिवारिक मामला रहा है। मतलब कि पारिवारिक परिस्थिति इतनी बुरी हो गई कि हम सभी लोग बिखर गए थे, पूरा परिवार बिखर गया था। उसके बाद किसी तरह इसी तरीके से मेरी मम्मी अपना मतलब सपोर्ट करते हुए हम सभी भाई-बहनों को 4 बहन और 1 भाई हैं, सभी लोग मतलब को समेटते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे। उसी के दौरान मुझे लगा कि मुझे अगर समाज में अपना सम्मान वापस चाहिए, अपना नाम वापस चाहिए, कुछ करना है, अपना नाम कमाना है, अपना नाम बनाना है, तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सभी लोग बस उसके बाद इन सारी चीज़ों को भूल जाएँ। तो मेरे दिमाग में बस आया कि मुझे अगर कुछ करना है तो मुझे सिविल सर्विसेज़ के द्वारा ही कुछ करना है। और उसके बाद से ही मेरे अंदर एक फितूर सा था कि सिविल सर्विसेज़ के लिए मुझे तैयारी करनी है और उसके बाद से मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। तो कितने वर्षों से आप इसका प्रिपरेशन कर रही थी जेपीएससी का? जी, मैंने अपने पीजी के बाद से मतलब पीजी के दौरान से ही मैंने अपने जो यूपीएससी की मैंने तैयारी शुरू कर दी थी खुद से ही बेसिक्स से। तो उसके उसके लिए जो बेसिक्स जो भी बुक्स होते थे तो उसको मैंने ख़रीदा, उसको देखा, सिलेबस को जाना, क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी चीज़ों को जाँचा परखा और उसके बाद से मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। और इसके पहले मैंने जो छठी जेपीएससी है उसके लिए भी मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, लेकिन अंतिम रूप से मेरा उसमें चयन नहीं हो पाया था। और इस जेपीएससी में जो कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी है, इसमें मेरा ना कि सिलेक्शन हुआ बल्कि मुझे छठा स्थान भी प्राप्त हुआ है। तो आपने कहाँ ट्यूशन लिया? कहीं ट्यूशन पढ़ती थी आप क्या, कि फिर अपने से जो होता था सेल्फ स्टडी करके ही यहाँ तक पहुँची हैं? जी, मैंने ट्यूशन नहीं लिया है, मेरा जो भी कुछ रहा है वो सेल्फ स्टडी से ही रहा है, मेरा सेल्फ प्रिपरेशन रहा है। किसी तरह का कोई मार्गदर्शन मुझे नहीं मिला है। हाँ, मैंने हालाँकि इसके दौरान मैंने कई मॉक इंटरव्यूज़ इंस्टीट्यूट में दिए थे और टेस्ट सीरीज़ वगैरह जॉइन किया था, लेकिन प्रिपरेशन के लिए मैंने किसी कोचिंग को नहीं जॉइन किया था। तो कहीं न कहीं विश्व का सबसे वैश्विक महामारी कोरोना हमारे बीच आया था और उस समय जो तैयारियाँ होती थी वो धीमी हो गई थी। कहीं किन्हीं-किन्हीं का तेज़ हो गया था। तो आप किस वर्ग में थे कि आपका तैयारी तेज़ हो गया था या धीमा हो गया था? मेरा जैसे कि बीएड जब हुआ था 2017 से 19 का, ठीक है? 19 के बाद मुझे लगा कि कोई स्कूल जॉइन कर लूँगी और उसके बाद अपना कुछ सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, ये करूँगी। लेकिन 2020 में जैसा कि आपने कहा कि कोरोना महामारी आ गया, तो कोई स्कूल क्या सारे स्कूल्स ही बंद हो गए थे। नए टीचर्स की कोई कहीं ज़रूरत पड़ नहीं रही थी, पुराने टीचर्स ही से काम चल जा रहा था। तो मेरे लिए वैसा कोई अपॉर्च्युनिटी मुझे नहीं मिला। उसके बाद लेकिन जब मैं खाली बैठी थी तो मुझे बस सिविल सर्विसेज के लिए जो कि जिसका तैयारी मैंने कई वर्षों पहले से ही शुरू कर दी थी, उस टाइम ज़ोर पकड़ लिया इस चीज़ के लिए। मैंने फुल डेडिकेशन के साथ मतलब जितना दिन घर में पड़ी रही, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी तैयारी करती रही। बहुत सारे वीडियोज़ देखे, जो हिस्ट्री के, ज्योग्राफ़ी के, खुद से पढ़ाई भी की। मतलब जितना भी मुझे लगा था कि जो सेक्शन मेरा कमज़ोर है, उस कमज़ोर सेक्शन पर मैंने अपना कमांड किया और उसे दूर किया। मतलब उसमें जो भी मेरी कमी आ रही थी, उसे दूर किया। तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ने में, किस विषय को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता था? मतलब कि उसको पढ़ते-पढ़ते खो जाना, कोई सब्जेक्ट को आपको ऐसा लगता था कि आप उसको पढ़ते-पढ़ते खो जा रही हैं? जी सर। जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मुझे ख़ासकर कुछ जैसे पढ़ने में इंटरेस्ट जैसे ज़्यादा लगता था, वो था एक पॉलिटी
और ज्योग्राफी जब मैं पढ़ती थी तो थोड़ी जैसे खासकर उसमें जो फिजिकल ज्योग्राफी रहता था, तो थोड़ा मैं उसमें खो जाती थी। मुझे लगता था अच्छा इस जगह पे ये चीज़ होती है, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रकृति से ज़्यादा लगाव है, मुझे प्रकृति ज़्यादा भाती है। तो जैसे पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, इसके बारे में अगर पढ़ना रहता था तो मुझे ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी काफ़ी पसंद आता था। और जो अगर उसके अलावा मुझे पॉलिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो अब क्या, अब जब जेपीएससी आपका निकल गया है, अब ज्वाइनिंग कीजिएगा, अब अधिकारी बन जाइएगा, तो झारखंड के कहीं ना कोई ज़िले में आप अधिकारी के तौर पर रहिएगा, तो आपका काम करने का रणनीति क्या होगा? रणनीति मेरा बस यही रहेगा कि मैं जिस भी फील्ड में जाऊंगी, वहाँ जो भी सबसे मुख्य समस्याएं होंगी, जो बेसिक समस्या होगी जिसकी वजह से अन्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, सबसे पहले मैं उन जो आधारभूत समस्या हैं उनको दूर करना चाहूँगी। और वहाँ के जो लोग हैं उनको अपने विश्वास में लूँगी, ताकि लोगों के साथ मिलकर मैं उन समस्याओं का हल कर सकूँ और अपने कार्य को अच्छे से कर सकूँ। देखिए, एक थोड़ा-सा कठिन सवाल है, आपके मोहल्ले से है, क्योंकि आप यहाँ पर अभी सिविल सर्विसेज़ निकाली हैं, तो कहीं न कहीं जाइएगा तो कोई न कोई मोहल्ला को सुधारने का ज़िम्मेदारी आपके कंधे पर दिया जाएगा। शिवपुरी एक ऐसा मोहल्ला है जहाँ पर रोड नहीं है, नल्ली नहीं है, रोड ही नल्ली है, और जहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ हंगामा होते रहता है। तो अगर आपको हजारीबाग में आप अधिकारी बनती हैं, तो शिवपुरी जैसे मोहल्ला को आप कैसे सुधार सकती हैं? सर, इसमें मेनली क्या है ना कि लोगों के जो आपसी सहमति की कमी हो जाती है लोगों के बीच में। लोगों के बीच से दो घर हैं आसपास, तो उनका जो विचार है और सामने वाले का जो विचार है, दोनों का मेल नहीं खा पाता है। तो जब तक लोगों के बीच में एक आपसी सहमति नहीं बन पाएगी, तब तक इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो सकता है। क्योंकि आप एक बार हो सकता है जाएंगे तो वहाँ समस्या का समाधान करके आ जाएं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से वही सिचुएशन आ जाएगा। तो लोगों को समझाया जा सकता है, जागरूकता फैलाई जा सकती है, कि उनको समझाया जा सकता है कि देखिए ये काम होने से आपके लिए ही ये काम किया जा रहा है। तो लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाकर और थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके दोनों लोगों के बीच में इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक थोड़ा-सा सवाल पॉलिटिक्स की तरफ आपको खींचना मैं चाहूँगा, और आपसे सवाल करना चाहूँगा। आप जेपीएससी निकाले हैं, झारखंड के कोने-कोने से आप वाकिफ़ हो गए होंगे। आपको पता होगा कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा खनिज हमारे पास है, सबसे ज़्यादा कोयला हमारे पास है, लेकिन गरीबी में हम दूसरे स्थान पर आते हैं। तो कहीं न कहीं आपको कभी अगर मौका मिले कि इस गरीबी को कैसे दूर किया जा सके, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? आपके विचार से क्या लगता है? क्या हम जब हमारे पास इतनी खनिजें हैं, जब हम समृद्ध हैं, तो सामर्थ्यवान क्यों नहीं है? तो सामर्थ्य झारखंड बनाने का प्रयास आप कैसे कर सकते हैं? जी, जो गरीबी है और जो हमारे पास खनिज है, उसके बावजूद झारखंड गरीब है, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। मान लीजिए खनिज है, तो सिर्फ खनिज से ही डेवलपमेंट नहीं ना हो सकता है, उनका शोधन होना चाहिए, उनसे खनिज निकाला जाना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इन्वेस्टमेंट की कमी है। पैसे होंगे ही नहीं तो उनका खनन कैसे होगा, आगे काम कैसे होगा। और थोड़ी सी नक्सलवाद और उग्रवाद की जो समस्या है, जैसे कई बार इन्वेस्टर आते तो हैं पैसा लगाने के लिए, लेकिन लोगों के उग्र व्यवहार के कारण, लोगों के विरोध के कारण कहीं ना कहीं वो काम सफल नहीं हो पाता है। तो लोगों को समझाना होगा कि ये जो काम किया जा रहा है वो आपके भले के लिए किया जा रहा है। तो ये चीज़ किया जा सकता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करके, लोगों को समझाकर, खासकर मतलब जो विरोध करने लगते हैं कि ये काम यहाँ नहीं होना चाहिए, जैसे विस्थापन वगैरह की समस्या आ जाती है, तो उनके जो विस्थापन की समस्या को दूर किया जा सकता है। और उस जगह पे खनन का कार्य, जो मिनरल्स का काम जो भी है, इससे संबंधित जो भी कार्य होंगे, तो उसको आगे बढ़ाकर झारखंड का विकास किया जा सकता है। आपके जैसे और भी स्टूडेंट हैं जो अभी जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए। अगर आपको इस क्षेत्र में आना है तो आप सिलेबस को देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, एग्ज़ाम पैटर्न को देखें, समझें, जांचें, परखें, और बस इसी के अकॉर्डिंग और एक लक्ष्य निर्धारित कर लें कि हाँ, मुझे इस विभाग में जाना है। तो
तो जब आप लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे ना, तो पढ़ाई का जज़्बा और जो जुनून है वो खुद ब खुद आ जाएगा। और सिर्फ मेहनत कीजिए, इसके अलावा इसका और कोई मूल मंत्र नहीं है। झारखंड में एक और समस्या आती है कि जहाँ भी सुनिएगा कि बहुत करप्शन है यहाँ पे। सिविल सर्विसेज में हो या फिर यहाँ के नेता हो, यहाँ के नेता क्या पूरे भारत के नेता ही को सब चोर कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा जनता कहते हैं। लेकिन सिविल सर्विस में जो रहते हैं उनको भी कहते हैं कि वो भी घूसखोरी करते हैं, ये करते हैं। तो आपसे बस मैं इतना आपका सपोर्ट चाहूँगा, क्योंकि आज के बाद मैं आपसे जब मिलूँगा आप ज्वाइन किए हुए रहेंगे और आपको उस समय हमको पूजा मैम बोलना पड़ेगा। तो मैम, तो पूजा मैम जी, बस हम मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, और आपसे नहीं, जितने भी जेपीएससी निकाले हैं या यूपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं या फिर सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, उनसे बस मेरा हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है कि आप घूसखोरी मत कीजिएगा, और आपका बुद्धि बहुत तीव्र है लेकिन दिल में भारत के लिए प्रेम रखिएगा। तो भारत के प्रति, भाई हमारा देश जो है जिसके प्रति हम लोग हमेशा काम करते हैं, आप सिविल में काम कीजिएगा तो देश के प्रति कीजिएगा, आज हम काम करें तो देश के प्रति कार्य कर रहे हैं। तो देशवासियों को, पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? नौ युवक है, मतलब नहीं है एकदम, आपका उम्र वैसा नहीं है, आपका एकदम सटीक, अभी आपका माइंड पूरा फ्रेश होगा, पूरा राजनीति के बारे में निचोड़ होगा, सब चीज़ के बारे में आपके पास जानकारी भी होगा। तो देशभक्ति कैसे जगाई जा सकती है लोगों के अंदर? कहीं ना कहीं झारखंड में कमी दिखते हैं इस बात को। जी, मुझे लगता है कि अगर भ्रष्टाचार का कुछ मामला आता है तो इसमें जो लोगों के बीच में जो एक नैतिक शिक्षा होती है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, इस चीज़ की कमी है। तो अगर नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि देखिए आप जो कर रहे हैं इससे लोगों को क्या नुकसान हो सकता है, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को क्या नुकसान हो सकता है, तो नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देकर मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार में कमी लाई जा सकती है। और अगर आप स्वयं, जैसे कि अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो सबसे पहले अगर मेरे द्वारा अगर इसके लिए कोशिश की जाती है तो सबसे पहले मुझे खुद इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर लोगों को इंस्पायर, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं करूँगी तो मेरे जो अगल बगल जो भी मेरे आसपास जो भी लोग होंगे, मेरे या तो मेरे से ऊपर या तो नीचे जो भी होंगे, वो भी डरेंगे इस काम को करने से, क्योंकि उनके बीच की एक कड़ी टूट जाएगी। तो अगर एक बंदा भी ऐसा है कि इसके खिलाफ हो जाता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में कमी आ सकती है। आपसे एक आखिरी सवाल कि प्रिपरेशन कैसे किया आपने? मतलब ज़्यादा देर तक पढ़ना मायने रखता है या कि अच्छे से पढ़ना मायने रखता है? ये क्या है कि आजकल के जनरेशन में बच्चे क्या होते हैं, दिन भर फ़ोन में घुसे रह जाते हैं, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे? अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है कि 12 घंटा, 18 घंटा, 24 घंटा लगातार पढ़ना ज़रूरी है? देखिए, जब आप एक एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर देते हैं ना, तो उसके पहले जब आपके पास कोई ऐसा मतलब एग्ज़ाम डेट नहीं रहता है कि हाँ 4 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाले, 5 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके पहले कोई कितना भी कर ले, जैसे कोई बोलता है कि हमें 1 साल से कंटिन्यू 7 से 8 घंटे पढ़ती थी, 9 घंटे पढ़ती थी, तो ये नहीं होता है। आपका ये जो पढ़ने का जो लगन है ना, वो जब एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ जाता है तो वो खुद ब खुद होता है कि आप कंटिन्यूअस उसमें देने लगते हैं। तो मेरे केस में क्या था कि जब तक मैं जेपीएससी के मामले में 7 जेपीएससी में जब मैंने प्री दिया था तो 3 से 4 महीने के पहले से ही मैंने प्री के प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। और उसके पहले मैं जो अपना बेसिक्स था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी था उसको मैं पढ़ती थी, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा टाइम दे के नहीं, 3-4 घंटे हार्डली बहुत होते थे। लेकिन जब मेरा प्री क्लियर हो गया था तो मेंस के लिए जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी तो सिलेबस वगैरह तो चूँकि मेरा पहले से देखा हुआ था कि मुझे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। उसके बाद मैं 7 से 8 घंटे, 9 घंटे भी कंटिन्यू, एक दिन भी स्किप किए बिना उसके लिए मैं प्रिपरेशन करती रही थी। तो कहीं ना कहीं जो आज धीमे आवाज में बोलते हैं कि हमारे घर बेटियां हुई है तो आपको देखना चाहिए, या यूपीएससी हो या जेपीएससी हो, कहीं बेटों ने झंडा नहीं गाड़ा है, जहां झंडा गाड़ा है बेटियों ने ही झंडा गाड़ा है। तो अगर आज इनको देख के अगर आपकी सोच नहीं बदली तो मैं कह सकता हूं कि आपकी सोच कभी नहीं बदलेंगी। हमारे साथ है पूजा जी की माँ, तो आपको कैसा लग रहा है? कि खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि थोड़ा बहुत खुशी है? नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत ज़्यादा खुशी है ना? बहुत ज़्यादा खुशी है। तो किस तरीके से मतलब परवरिश किया आपने, किस तरीके से इनको हिम्मत दी पढ़ने के लिए?
बस हम थोड़ा सा अगल बगल का बच्चा लोग को देखें कि सबसे पहले तो जवाहर नवोदय में जब बेटी का एडमिशन करवाना था तो घर से बहुत हमको ये सब मुल्ला टॉर्चर की नहीं ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी, लेकिन जब अगल बगल की बेटी लोग निकाल रही थी लड़के लोग जवाहर नवोदय के लिए तो हम बोले कि नहीं, मैं जब ये बच्चे लोग कर सकता तो मेरी बच्ची क्यों नहीं। और हम अपने बच्चे लोग को उत्साहित करके और इन लोग को हम जवाहर नवोदय में, एक नहीं मेरी चारों बेटियां और बेटा भी सारे के सारे जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़े बोंगा में। इनकी सफलता का असली हकदार इनकी माँ है और माँ ही जो होती है समाज का और अपने बच्चों का हर निर्णय लेती है। तो कहीं ना तो कहीं अगर बेटी सफल हो या बेटा सफल हो या बेटा विफल हो तो उसमें पेरेंट्स का हाथ रहता है। तो आज पूजा जी भी बहुत खुश है, उनकी माँ भी बहुत खुश है और उनका परिवार भी बहुत खुश है। और मैं बस इनसे बस इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी रहें कहीं भी रहें बस भ्रष्टाचार को जड़ से हटाते रहें, क्योंकि भ्रष्टाचार हटेगा तभी भारत बचेगा। जय हिंद।